तहलका अंगेज खबर, एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा कंप्रोमाइज हो गया है। क्या हुआ है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। एमक्यूएम के कायद को फारिग करने का जवाब किसने दिया है, क्यों दिया है, खबर देने वाला और फारिग किया उन्हें। सुन्नी तहरीक के दफ्तर पर छापा, मामला क्या है, कुछ और हकाइक सामने आ रहे हैं। 16 दिसंबर की तारीख और सानियात। 9 साल बाद 90 केस पे किसकी रिहाई हुई है? एक बार फिर इंडिया के मुलव्विस होने के शवाहिद कहां से आए हैं और फारिग किया उन्हें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत बड़ी और तहलका अंगेज खबर। वो मौक़िफ़ जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, जो कि उन्होंने इलेक्शन से लेकर अब तक जिस बात पर वो कायम थे, उसमें एक बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ा मामला हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये डील, ये मामला क्या हुए हैं, आपको बड़ी खबर देने वाला हूं, जो अब तक की सिंध की सियासत की सबसे बड़ी खबर के तौर पर होगी। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि एमक्यूएम ने किसी को फारिग किया, यानी कि अपने रहनुमा को फारिग किया। अब उसका जवाब किसने दिया है, कैसे दिया है, ये प्रोग्राम में बड़ी ही अहम खबरों के साथ शामिल होगा। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन सबके लिए हमेशा की तरह ये छोटी छोटी सी शर्त रखता हूं कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। प्रोग्राम का आखिर तक देखिएगा, बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं। सबसे पहली और बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको जो देने वाला हूं वो है पहले मरहले में एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली बहुत बड़ी डील। इस कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा आगे की तरफ। आज से 3 साल पहले जब एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी का मर्जर हुआ था, तो आपके इल्म में होगा कि इस मर्जर के फौरी बाद बल्दियाती इलेक्शन होने थे। एमक्यूएम पाकिस्तान और उस वक्त की पीएसपी ने यह मौक़िफ़ रखा था कि जनाब ये बल्दियाती इस वक्त जो सिस्टम है और जो डीलिमिटेशन यानी जो हदूद बंदियां हैं, ये ठीक नहीं है और हम इस इलेक्शन का बाइकॉट करते हैं। उस दिन से लेकर एमक्यूएम पाकिस्तान हर जगह ये बात दोहराती रही है कि उनका बुनियादी मुतालबा यह है कि 140 से, यानी कि जिसके अंदर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के आइन में दर्ज है, उसमें तरामीम की जाए और इनको ज्यादा से ज्यादा बाइख्तियार बनाया जाए। अब खेल में होगा कि जब एमक्यूएम मौजूदा हुकूमत के साथ शामिल होने से पहले, जब पीडीएम में भी हुकूमत में शामिल हो रही थी, तब भी उन्होंने ये मुतालबा रखा था। और आपको याद होगा जब मुस्तफा कमाल साहब जब साइन कर रहे थे एग्रीमेंट पर मौजूदा हुकूमत के साथ, तब भी ये बात थी। लेकिन अब इस कहानी में आया है नया टर्न। मुस्तफा कमाल हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, बड़ी बातें करते रहे। आज इस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। सब देखते रह गए उस वक्त ये मामले को। क्या आप सोचिएगा मैं आपको जो कहानी बताऊंगा वो है क्या। आज सूबाई असेंबली का इजलास था, और सूबाई असेंबली यानी कि सिंध असेंबली का इजलास था, और इसमें एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा साहब खड़े हुए। अपना पॉइंट दे दिया, आपकी स्पीच हो गई, आपको इजाजत दे दी है। मिनिस्टर साहिबान ने 3 मिनिस्टर्स ने इस पे रिस्पॉन्ड किया है। अब कहानी को जरा गौर से समझिएगा। ये बिल्कुल वो आज का इख्तितामी पॉइंट था। इसके बाद असेंबली का सेशन अब जुमे तक जाना था। वहां पर इन्होंने एक तकरीर शुरू की और अपनी एक करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये सिंध असेंबली एक करारदाद मंजूर करे कि जिसमें 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल और आइन में तरमीम के लिए की जाए। उन्होंने मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो साहिबा से लेकर सब लोग ये बात कहते रहे। मैं कहानी सुना रहा हूं, जरा बड़ी अहम सुनिएगा, तवज्जो यहीं रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिए, जरा उनकी तकरीर सुनिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। बेनजीर भुट्टो ने अपने हाथों से लिखा था जब वो एग्जाइल में थी। इसमें पीपल्स पार्टी क्या लिखती है? द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव इन 3rd tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब मामला यहां पर आया।
ये तस्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे शोर मचाएगी, एनकेएम कहेगी कि नहीं इसको मंजूर करो, इसको मंजूर करो, इसको मंजूर करो। वहां से पहले खड़े हुए जिया लंजार, लेकिन जिया लंजार से पहले जाम अंशोरों को इजाजत दी गई। उन्होंने बात 2 मिनट जाम साहब बात करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रीवियसली ये कमेटीज में रहे हैं। और उसके बाद एंट्री देते हैं ताकतवर तरीन यानी वजीर बल्दियाब नासिर हुसैन शाह। नासिर हुसैन शाह एक पेशकश करते हैं कि जनाब हम बैठने के लिए तैयार है। उसके बाद जिया लंजार साहब आते हैं और जिया लंजार साहब कहते हैं कि जनाब ये तो आइन के मुताबिक सूबों को इख्तियार दे दिया गया है, तो आइए हम बैठकर इस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद ताहा अजान का वक्त खत्म होता है और उसके बाद फिर ताहा साहब जो डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं एनकेएम के, वो खड़े होते हैं और वो क्या बात करते हैं ये जरा सुनिए। फिर अगर फैसला ऐवान में और कोर्ट पे नहीं होगा तो हमें हमारे लिए रोड का ऑप्शन बचेगा। हमारे पास हो गई, आपको इजाजत दे दी हमारे पास रोड का ऑप्शन बचेगा। जब ये गुफ्तगू हो जाती है तो उसके बाद जिया लंजार साहब खड़े होते हैं और उसके बाद स्पीकर के ताउन से ये बात तय हो जाती है कि एमकेएम जिस 140A के लिए आइन में वफाक में तरमीम की बात कर रही है, वफाक में तरमीम की बात कर रही है, और जो एमकेएम की मेन बेसलाइन पूरी इंतखाबी मुहिम के हवाले से रही है उसको टर्न किया जाता है। और उस टर्न करने के बाद ये बात तय हो जाती है कि अब एक कमेटी बनेगी सिंध असेंबली के अंदर जो कि इस सारे मामला को देखेगी, जिसमें एनकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग शामिल होंगे। अब ताहा साहब इसको प्रेस नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको मेक श्योर करना है कि इस पे कमेटी बना के इस पे डिस्कशन किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल ताहा साहब ने जैसा कहा है कमेटी बना देंगे, इस पर फिर बैठ जाएंगे। आप बात को समझिए। समझने का मतलब है कि एमकेएम एक तरफ ये कह रही थी कि हम वफाक से मुतालबा करते हैं कि वो आइन में तरमीम करें, वो 28वीं तरमीम के लिए ये बात कर रही थी कि इसके अंदर उसको शामिल किया जाए। एमकेएम ने 27वीं और 26वीं तरमीम के लिए ये बातें कही थी कि 28वीं तरमीम के अंदर सूबे ये बल्दियाती के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप बात को समझ रहे हैं। अब ये मामला उस प्लेटफॉर्म पर जहां हल नहीं हो पा रहा था, अब ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेहतर करने के हवाले से या इसके साथ तरामीम के हवाले से यहां पर तैयार हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस सारे मामला पर पहले गुफ्तगू नहीं करना चाहती थी, वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गई है, और एमकेएम जिस मसले को वफाक की बुनियाद पर हल करना चाहती थी वो अब सूबाई सतह पर हल हो रहा है। तो क्या एमकेएम अब ये समझती है कि आइन के मुताबिक या इसके मुताबिक अब इसे सूबाई सतह पर हल किया जा सकता है या नहीं किया सकता है? ये पूरा सिनेरियो कि जिसके लिए बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें इख्तियारात नहीं दे रही है, सिंध के अंदर मामला आप नहीं हो रहे, वफाक के आइन में इसमें तब्दीली की जाए, और अब यहां पर ये बात हो रही है। जिस मामले को आप छोटा ना तस्वुर कीजिए, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान की इस वक्त जो मुकम्मल सियासत का इलाकाई तौर पर महवर था, वो यही महवर था कि जनाबे वाला इसमें तब्दीलियां रोनुमा हो, और अगर उसके लिए कोई चीज आगे बढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा अहम है। अगली खबर देने वाला हूं, बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं, खास तौर पर बड़े अहम रहनुमा के हवाले से कि अल्ताफ हुसैन साहब पर जो तनकीद हुई है उसका जवाब कहां से आया है और किसने दिया है, किस लिए दिया है, ये गुफ्तगू आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्योंकि इस पूरी गुफ्तगू के सिलसिले की कड़ी आगे जाकर कहीं पर मिलती है। अब मामला ये हुआ है कि सिंध हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, और सिंध हुकूमत इस हवाले से ज्यादा परेशान हो गई है कि इंडिया ने फिल्म बनाकर रहमान डकैत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा बना दिया, और उसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं थी कि जाहिर है ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज और बहुत सारे मामलात होते रहे। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं थी, लेकिन अब कहानी में एक नया टर्न आया है। एक बड़े डायरेक्टर साहब एक फिल्म बना रहे थे और वो लियारी के एक कैरेक्टर पर थी, तो फौरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरमियान में कूद गई और कहा अब हम इस फिल्म को बनाएंगे, और उसके अखराजात बर्दाश्त करने की भी बात कर दी गई, और अब उस फिल्म का नाम भी एक नया रख दिया गया। लेकिन कहानी उस वक्त शुरू हुई कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को अवाम में काम करे या ना करे, लेकिन 1 अरब रुपया रख दिया गया है। कितना? 1 अरब रुपया। 1 अरब रुपया सिर्फ अगले 7 महीनों में खर्च करने के लिए, बल्कि 6 महीनों के अंदर खर्च करने के लिए। और वो 1 अरब रुपए से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ फिल्में बनाएंगी और उस फिल्मों के जरिए अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश करेगी। और बाकायदा आज सिंध की काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि जनाबे वाला 1 अरब रुपया खर्च कर कर यहां पर वो अपनी इन सारी चीजों को करेंगे। अब वो कितना करते हैं ये एक अलग कहानी होगी, मगर इस कहानी के साथ जुड़ी है बहुत सारी कहानियां।
आज तारीख है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को दो सहानियात के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाता है। 16 दिसंबर आज वो तारीख है जब पाकिस्तान 1971 के अंदर दोलख्त हुआ था, यानी कि सुकूत ढाका का वाकया रोनुमा हुआ था, और उस पर फिर कभी बात करेंगे। और दूसरा वाकया APS का था, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वाकयात रोनुमा हुए थे, दूसरा वाकया उसका था। अब मामला क्या है और कड़ियां कहां आकर मिल रही है, इस पर एक अहम गुफ्तगू करने वाला हूं। अब ये इस सारे मामलात में अहम मामला आज दो और बड़ी नई पेशरफ्त हुई है। आज सिंध असेंबली के अंदर सानिया के हवाले से, मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जहां चीजें कही गई, वहीं पर महसूर पाकिस्तान और बिहारियों के हवाले से गुफ्तगू की गई और कहा गया और करारदाद मंजूर की गई कि जिन बिहारियों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। एनकेएम की तरफ से करारदाद पेश हुई और अब तक की तारीख में, यानी 1971 की तारीख में, ये पहली बार हुआ है कि इस तरह की कोई करारदाद सामने आई है। लेकिन इस करारदाद के साथ साथ ये एक वाकया बिहार के अंदर भी पेश आया है। वो बिहार के अंदर क्या हुआ है कि इस वक्त जो बिहार के इंडियन बिहार के वजीर आला है, उन्होंने एक जो मेडिकल कॉलेजेस में जो कन्वोकेशन होता है, जहां स्नात तकसीम की जाती हैं, वहां जब एक मुसलमान लड़की हिजाब पहने हुए आई है तो बाकायदा उसका हिजाब खींच लिया गया है। अब क्या कहें, वहां पर इस वक्त इंडिया का माहौल किस तरह का चला। अच्छा, इंडिया के ही माहौल से याद आया कि मैंने एक इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू किया है यासिन मलिक साहब की वाइफ का, जो कि अभी कराची तशरीफ लाई थी, और मैंने उनका इंटरव्यू किया है। यासिन मलिक साहब से हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एतराज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उनकी जद्दोजहद से इनकार नहीं हो सकता। इस वक्त इंडियन में उनकी फांसी की तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से पाकिस्तान में बड़ा सुकूत तारी था, तो मैंने सोचा कि जरा सा इस सुकूत को तोड़ा जाए और इसी हवाले से हमने उस पर गुफ्तगू की। लेकिन खैर, एक ये ज़िम्मी बात थी, मगर मेरे पास इस वक्त कुछ और बड़ी खबर है। सुन्नी तहरीक के 9-0 के बाद सुन्नी तहरीक के दफ्तर पर छापा पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं 9-0 का लफ्ज यहां पर सुन्नी तहरीक के साथ क्यों कनेक्ट करता हूं। यूं तो पाकिस्तान की तारीख में ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के दफातर पर हमेशा से अटैक किया गया, या पाकिस्तान के सियासी जमातों के दफातर पर पुलिस या फिर मुख्तलिफ और फोर्सेज ने वहां पर छापे मारे हों। अब ये छापों की अगर आप कहानी देखिए तो आपको इसकी एक तारीख मिलेगी। आपको 9-0 पर पड़ने वाले छापे, एक जमाने में 70 क्लस्टन में पड़ने वाले छापे, एक जमाने में जमात इस्लामी के दफातर में पड़ने वाले छापे, एक जमाने में आपको यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर पड़ने वाले छापे, एक जमाने में तहरीक इंसाफ के दफातर पर पड़ने वाले छापे, और एक जमाने में आपको बैतुल हमजा यानी कि आफाक अहमद साहब के दफ्तर पर पढ़ने वाले छापे। तो ये आपको एक तारीख मिलेगी, और लास्ट टाइम में आपको ये छापे मिलेंगे साद रिजवी साहब के हवाले से जो छापे पढ़ते रहे। मगर आमतौर पर ये छापे किसी एक पॉलिसी का नतीजा होते हैं। अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि अगर उनकी जमात में या उनके यहाँ पर उनके दफ्तर में कोई ऐसे दहशतगर्द या कोई ऐसे इंतहा पसंद या कोई ऐसे वांटेड लोग मौजूद हैं, तो आमतौर पर पुलिस या इंतजामिया उनसे राब्ता करती है और उनसे कहती है कि फलां शख्स आपके पास मौजूद है, हमें दे दीजिए, और वो दे दिया जाता है। मुझे याद है कि सुन्नी तहरीक का एक जमाने में मरकज होता था सिविल हॉस्पिटल के पास, जिसे मोइन प्लाजा कहा जाता है। उस वक्त उनकी पूरी मरकजी क़यादत, जिसमें अब्बास कादरी और इफ्तिखार भट्टी मौजूद थे, और आजकल का एक बड़ा मशहूर किरदार चौधरी असलम, जो कि आजकल फिल्मों में राज कर रहे हैं, पहले कराची शहर के अंदर राज किया करते थे, तो वो चौधरी असलम ने उनके यहाँ का मुहासरा किया था, और बाद में इफ्तिखार भट्टी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, और फिर कहा गया था कि जनाब आप ऊपर नहीं आएंगे, जो बंदा आपको चाहिए वो हम दे देते हैं, और वो दे दिया था। मगर इस बार कहानी जरा सी मुख्तलिफ हुई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने आज से 5 दिन पहले एक शख्स डॉक्टर रेहानुद्दीन, जिसका पहले नाम कुछ और था लेकिन अब उसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है और रेहानुद्दीन कहा जाता है, उसे गिरफ्तार किया। मामला यह है कि कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में आजकल मुसलसल भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, और इन पर्चियों का सिलसिला बहुत ज्यादा तवील होता जा रहा है। और ये ना सिर्फ भत्ते की पर्चियां देते हैं, बल्कि जो शख्स वहां पर भत्ते की पर्ची वसूल करता है उस पर फायरिंग भी करते हैं। ये वाकयात तवातुर के साथ आ रहे हैं, और हुकूमत सिंध इस बात का दावा करती थी कि अब हमने यहाँ से भत्ताखोरी खत्म कर दी है, वो उनसे बहरहाल हो नहीं पा रहा। इसकी कड़ियां कहीं पर ईरान के साथ मिल रही है, और कुछ कड़ियां इसकी पुरानी लियारी गैंग वॉर के साथ भी मिल रही है। ऐसा ही एक कैरेक्टर जो है वो कराची के इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके में लजविला के पीछे मौजूद एक इलाका जिसे थारू लेन कहा जाता है, वहां पर मौजूद था, और वो थारू लेन का बड़ा मशहूर किरदार कहलाता है।
اگر آپ کو یاد ہو تو اس حوالے سے بہت سارے بڑے نام پھر اس پر پھر کبھی ذکر کروں گا. اسی میں ایک نام سمت کاٹھیا واڑی بھی, اور یہ سب لوگ اس وقت ایران کے اندر موجود پائے جاتے ہیں. ہوا یہ کہ اس نے جو اس وقت ڈاکٹر یعنی کہ ریحان الدین جو پکڑا گیا, اس کے بعد اس نے یہاں پر ایک بڑے اہم نام جو کہ اس وقت کراچی کی تنظیمی کمیٹی سنی تحریک کو دیکھتے ہیں, اور اس کا نام لیا. اور جب اس کا نام واجد واجہ کا نام لیا, جب واجہ کا نام لیا تو واجہ کا پوری ہسٹری اگر آپ دیکھیے تو وہ اس زمانے میں کئی اہم معاملات کے اندر رہے, یہاں سے 10-12 سال پرانی کہانی ہے. اگر لیا تو انہیں تو باہر سے گرفتار کر لیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد سنی تحریک کے جو سربراہ ہیں ثروت اعجاز قادری کے گھر کے اندر پولیس داخل ہوتی ہے, کئی قیمتی اشیاء کو اٹھا لیتی ہے, موبائلز لے کر جاتی ہے, اور پھر مبینہ طور پر یہ بھی اطلاعات آتی ہیں کہ ثروت اعجاز قادری صاحب کو بھی ساتھ لے جایا گیا, اور جو بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا. مگر نقطہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کارروائی کبھی بھی کسی پالیسی یا کبھی کسی ایسی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہے, عام طور پر سیاسی جماعتوں کی جب حکومت ہوتی ہے تو اس بات کو اوائڈ کرتی ہے کہ کسی اور سیاسی یا مذہبی جماعت کے دفتر پر اس طرح سے چھاپا مارے. SIU کو بالکل اختیار تھا کہ وہ ظاہر ہے باہر سے لوگوں کو لے آ سکتی تھی, اور انہوں نے باہر سے لوگوں کو لے لیا تھا, لیکن گھر کے اندر داخل ہو کر پورے گھر کا محاصرہ کر کر گھر کے ایک ایک کمرے کی تلاشی لینا, ان تلاشیوں کے دوران جو قیمتی اشیاء وہاں پر تلوار وغیرہ یہ وہ جو پڑی ہوئی تھی وہ ساری اٹھا کے لے کے جانا, یہ سب کچھ بڑا معنی خیز اور کسی چیز کا نتیجہ ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کچھ لوگ سنی تحریک کے جو حمایتی ہیں یا جو بریلوی مسلک سے کئی لوگ تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے سعد رضوی صاحب کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے اور اب سنی تحریک کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف کا اوپینین یعنی کہ پولیس اور حکومت کا اوپینین ہے کہ بہت سارے کرمنلز بہت ساری مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے کیا سایہ لے کر وہاں پر موجود ہے, ہم نے صرف اس کے خلاف کارروائی کی ہے. لیکن یہ کہانی اتنی آسان نظر نہیں آ رہی ہے. اس کہانی کے پس پردہ بہت سارے حقائق اور بہت ساری چیزیں آئندہ دنوں کے اندر کھل کر سامنے آئے گی, جو میں آئندہ کی کوشش کروں گا کہ آئندہ کے پروگرامز میں آپ کو دے بھی سکوں. جب یہ بات چلی ہے تو تحریک لبیک کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے, اور تحریک لبیک کے ایک مرکزی رہنما یعنی مرکزی شورا کے بڑا اہم نام پیر ظہیر الحسن صاحب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں جسٹس فیض حمید صاحب جنرل قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تھے, اچھا ایک زمانے میں تو فیض حمید صاحب ہی سب کچھ تھے نا, وہی چیف جسٹس تھے, وہی سب کچھ تھے, وہی صحافی تھے, وہی سب کچھ تھے, ہر جگہ وہ نظر آتے تھے, ہر جگہ فیض ہی فیض نظر آتا تھا. اچھا خیر, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی دی تھی اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا کے نے. آج کل عدالت نے ان کو باقاعدہ 10 سال کی سزا سنا دی ہے. اب آپ دیکھیے کہ عدالتوں سے بھی اس وقت بھی تحریک لبیک کا معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی تک سعد رضوی صاحب اور ابھی تک ان کے بھائی انس رضوی کا کوئی بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہیں, لاپتہ ہیں, کیا معاملات ہیں, کیا ڈیل ہے, کیا مذاکرات ہیں, کیا معاملات ہیں, یہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں آ رہا ہے. تو اب یہ صورتحال آگے چل کر کتنی لمبی ہوگی یہ ایک الگ خبر ہے. اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 90 پر چھاپا پڑا تھا, اور پھر چھاپا پڑنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. اسی میں ہی ایم کیو ایم پاکستان کے اس وقت کے ایک مرکزی رہنما کامران فاروقی صاحب پر بھی مقدمات ڈالے گئے تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا. آج 9 سال کے بعد اس کیس کا فیصلہ آیا ہے اور انہیں ان کیسز سے بری کر دیا گیا. آپ یہاں پر عدل و انصاف کا معاملہ دیکھیے کہ 9 سال ہو چکے ہیں کہ اب جا کر اس کا فیصلہ آیا. اسی طریقے سے 22 اگست کا جو فیصلہ تھا وہ اب تک نہیں آ چکا, یعنی کہ 22 اگست کو جو الطاف حسین صاحب کی تقریر ہوئی تھی اور جس میں جو لوگ تالیاں بجانے کے الزام میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا, ان میں سے بھی کئی افراد جو ہے وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ مقدمات اب تک اس زیادہ دہشت گردی کی عدالت میں چل رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت کی آپ سہولت کاری کے حوالے سے بات کریں یا اس وقت سہولت کاری کا لفظ استعمال ہوتا تھا, اب اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیے تو تاحال اب تک یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. مگر خیر, فیصلوں پر فیصلے اور فیصلوں پر فیصلے سامنے آتے رہتے ہیں. اب ایک اور نئی کہانی ہوئی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب عام طور پر تقریر کرتے ہوئے بہت سارے موضوعات میں آج کل کیونکہ پی ٹی آئی کا مسئلہ بہت زیادہ بازگش میں ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ -1 یعنی خان کو مائنس کیا جائے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم بھی کسی نہ کسی طور پر, خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو وہ جہاں تحریک انصاف کو یہ درس دینے کی بات کرتے ہیں وہیں پر اپنے بھی کچھ چیزیں کر دیتے ہیں. اب انہوں نے کل کراچی میں جو یہاں پر مختلف تاجر ہیں ان سے جو گفتگو کی, اس کا ذرا سا میں آپ کو کلپ سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوگا. واحد پارٹی ہے جس نے اپنا لیڈر فارغ کیا ہے کہ کرتے کہ کوئی ہر آدمی جو ہے وہ ہم بھی جی بائی کرتے تھے بھائی 20 سالوں تک, لیکن ایک حد ہو گئی نا, ایک حد ہو گئی. اس کے بعد ہم نے بغاوت کر دی ہے اور فارغ کیا انہیں.
رات میں تقریر کرتے تھے, صبح ہمیں جو ہے وہ شرمندگی ہوتی تھی. اچھا, در حقیقت مصطفیٰ کمال صاحب یہ جو گفتگو کر رہے تھے, اب MQM لندن ہے یا جو الطاف حسین صاحب کے ماننے والے ہیں وہ تو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کو جواب ہی نہیں دیتے بلکہ اگنور کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ کی عادت ہے کہ وہ جو کہتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے اب وہ مہاجر کمیونٹی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہوا کیونکہ یہ تحریک انصاف پر رکھ کر بات کی جا رہی تھی, تو اب تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف ایک محاذ کھول دیا. اب انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سا میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگ ہمارا مذاق اڑا. پاکستانیوں, یہ کمالو کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. یہ کمالو کہہ رہا ہے کہ پہلی پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈر کو فارغ کیا. ایک دو چیزیں میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ بڑا حرام خور ہے, ان سے بڑے حرام خور کوئی نہیں ہے کہ یہ کسی اور کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, تنخواہیں لے رہا ہے اور حرام پہ اپنے بچے پال رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمالو تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی کہ تم اپنی شلوار بھی پہنتے الطاف حسین کی اجازت کے. اچھا, کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب قومی اسمبلی کے اندر ہو یا وہ دیگر جگہوں پر ہو, وہ جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جب تحریک انصاف کے لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ مشورے میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم ایک زمانہ تھا کہ ہم نے اپنے قائد کے لیے کیا 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 اور اب دیکھیے کہ جناب ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا تو آپ بھی اسی نقش قدم پر جائیں. در حقیقت وہ یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے, اور یہ جو تحریک انصاف کو جب بری لگتی ہے تو پھر تحریک انصاف پھر اس کو اپنے طور پر جواب دیتی ہے. خیر, ہمارے ہاں تو اس وقت وائرل ہونے کا ایشو ہوتا ہے نا کہ آپ ایسی بات کر دیجئے اور وہ پھر وائرل ہونا شروع ہو جائے. اب وائرل سے ہی بات یاد آئی کہ 7 دسمبر کو جو کراچی میں ثقافتی دن بنایا گیا تھا, اس حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس میں ایک کراچی کے ایک مقامی نوجوان جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس کو زد و کوب کیا جا رہا تھا اور پھر اس کو کہا جا رہا تھا کہ تو جو ہے وہ الگ صوبے کی بات کر رہا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. اب ہوا یہ ہے کہ ایک نام نہاد صحافی قسم کے کچھ بدماش لوگ ہیں جو سندھی بولتے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ شخص کو بٹھا کر اپنے پاس قید کر کر باقاعدہ اس سے اپنی مرضی کا ایک بیان دلوانے کی کوشش کی اور باقاعدہ اس کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ سوچئے کہ اس شہر کے اندر, اس صوبے کے اندر لاقانونیت کس حد تک بڑھ چکی ہے. یعنی کہ وہ جو چاہے جب چاہے پہلے اسے مار سکتے ہیں, پھر اس کو پکڑ کر اپنی مرضی کا بیان دلوا سکتے ہیں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور پولیس اس حوالے سے کوئی بھی گفتگو نہیں کر رہی ہے. 7 دسمبر کو جو کچھ بھی ہوا اس حوالے سے آپ گزشتہ ایک ہفتے کی سندھ اسمبلی کی کارروائی کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس پہ وہ چیزیں نہیں ملیں گی. ہاں خیر, میں لیکن کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات میری ایک اور یہ کہ کابینہ کے کچھ وزیر آج کل نظر آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ اور دیگر لوگوں سے ذرا سے خفا سے. ہوا یہ کہ آج بھی کابینہ کا اجلاس تھا اور سندھ کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی کچھ مخصوص وزیروں کی جو اسکیمیں ہیں ان کو تو منظور کیا گیا ہے, لیکن کچھ اور مخصوص جو وزیر ہیں ان کی مخصوص وزارتوں کے حوالے سے کوئی بڑے پروجیکٹس کا اناؤنسمنٹ نہیں آ سکا ہے. جس پر ایک وزیر صاحب سے میری گفتگو ہوئی اور وزیر صاحب نے مجھے کچھ چھوڑا سا شکوہ دیا ہے. میں اس شکوے کو آئندہ کی کسی ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر با اختیار وزیر کس طریقے سے کن کن پروجیکٹس پر کتنے پیسے کی اسکیمیں اپنے پاس منظور کروا رہے ہیں اور کس طریقے سے کروا رہے ہیں, اور وہ اسکیمیں کس طریقے سے کہاں پر پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. لیکن خیر, ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے